हेलो एवरीवन, मैं हूं राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपी पीसीएस के इस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए और 50 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो उसी 50 टॉपिक के अंतर्गत आज साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है। हम आज बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट के बारे में जो भारत के हैं। इसके पहले हमने इम्पॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल की बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो देखी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट मिसाइल प्रोग्राम की भी बात की थी। तो हालांकि अगर सैटेलाइट की बात करें, इंडिया के सैटेलाइट की बात करें, तो हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट है। हमारे पास क्या सैटेलाइट दो टाइप के ही होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो डिस्कस ये किया जाए कि आखिर सैटेलाइट होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और किस किस कक्षा में उसे प्रक्षेपित किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं सैटेलाइट की बात करूं, जिसे उपग्रह कह सकते हो, उपग्रह क्या होता है? उपग्रह जो है किसी भी प्रक्षेपण यान या रॉकेट द्वारा पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में ले जाया गया उपग्रह जो है वो कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। तो देखो उपग्रह क्या है भाई, ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, है ना। तो किसी भी ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करने वाला कोई भी पिंड, कोई भी जो पिंड होगा, है ना, जो जो पृथ्वी या किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसे हम उपग्रह कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। तो ये तो मान लो अगर मैं पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है वो क्या है, एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह है। ठीक है, अब ये प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। आप इसको दो पार्ट में बात कर लो कि जो प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है, कृत्रिम है। तो जो प्राकृतिक उपग्रह की हम बात करें तो प्राकृतिक उपग्रह कौन है बच्चे? प्राकृतिक उपग्रह जो है वो है हमारे पृथ्वी का चंद्रमा। और हमारा जो कृत्रिम उपग्रह है वो क्या है? मानव निर्मित जो यंत्र है उसे हम कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। तो यानी कि आपको उपग्रह अच्छे तरीके से समझ में आया। अब जो कृत्रिम उपग्रह की बात करें, देखो यहां पर एक इमेज बनी है, ये है कृत्रिम उपग्रह। इस उपग्रह की बात करें तो इस उपग्रह में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं इस उपग्रह में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको यहां पे कुछ पैनल दिखाई दे रहे हैं। ये है सौर पैनल, ये है सौर पैनल। सौर पैनल इसलिए ताकि जो उपग्रह है उसको लगातार ऊर्जा मिलते रहे। क्योंकि देखो अगर उपग्रह की बात करें तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहले इसका जो सबसे मेन सेगमेंट देख रहे हो, दिस पार्ट इज कॉल्ड बस। इसे आप बस कहते हो। बस में ही क्या होता है, आपके जो सैटेलाइट्स हैं उसको नियंत्रित करने वाले कुछ, इसमें जैसे मान लो सैटेलाइट है तो भाई इसको ऊर्जा तो चाहिए, बैटरी चाहिए, क्योंकि ये सोलर पैनल जो सूर्य से रोशनी लेगा वो तो दिन में ले रहा। लेकिन अगर रात की बात की जाए तो रात इन द सेंस कि जब सैटेलाइट क्या हो, सूर्य के सामने नहीं हो, तब भी तो उसे कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो जो सौर पैनल है वो इसी बस के अंदर में जो बैटरी लगी होती है उसे चार्ज करता है। दूसरा, इसमें ईंधन का जो है टैंक भी होता है, ईंधन टैंक। अब बोलोगे सर ईंधन टैंक क्यों? ईंधन टैंक इसलिए कि अगर इन फ्यूचर उपग्रह अपने पाथ से, यानी कि जो इसकी जो पाथ है, ठीक है, अगर उस पाथ से अगर वो क्या हो जाए, वो बिगड़ जाए, या वो एक पाथ से दूसरी कक्षा, मतलब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में चल जाए, तो उसको वापस पुनः पहली कक्षा में लाने के लिए क्या चाहिए? हाई थ्रस्ट चाहिए। तो इसमें कुछ फ्यूल टैंक्स भी होते हैं वो। इसके अलावा इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जो डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है। क्योंकि पृथ्वी से अपलोड हुई और उपग्रह से जो डाउनलोड होगा डेटा, वो बेसिकली कहाँ होगा? इसी बस के अंदर में होगा। अब यहां पर देखो ये लगा है आपका रडार, बोल दो इसे, आप इसे रडार बोल सकते हो, या यहाँ पे आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे पीसी कैमरा हो गया, VHHR हो गया,
वो सारे के सारे लगे होते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना कि बेसिकली सैटेलाइट्स होते क्या है। अब इस सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग करते हैं। देखो लॉन्चिंग व्हीकल की क्लास मैंने ले ली है पहले ही, आप उसको जाकर अच्छी तरीके से देख लेना अगर आज इस वीडियो को आप नया देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सैटेलाइट का काम क्या होता है बच्चे। सैटेलाइट क्या करता है, नीचे से इंफॉर्मेशन ले रहा है, समझो, उसके बाद उसको संवर्धित करके वापस इंफॉर्मेशन भेज देता है। यानी कि सैटेलाइट जो है वो अपलिंक और डाउनलिंक पे काम करता है। तो एक बात देखते हैं कि अपलिंक क्या है और डाउनलिंक क्या है, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक सोलर पैनल बना लिया, ये एक सोलर पैनल मैंने बना लिया। ये सोलर पैनल बना लिया, ठीक है। और इसी के अंदर में ये मैंने यहाँ पे बस बना लिया, ये बस बोल दो इसको, बस है ये। और इसी में मैंने क्या बना लिया, एंटीना बना लिए। इसमें मैंने ये बना लिया एंटीना, इसको रडार भी बोलो एंटीना भी बोलो। और ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी पे क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ टावर होंगे, ये टावर है, रॉकेट नहीं है, ध्यान रखना, ये टावर है, ये टावर है। तो अब ये टावर की बात करें तो टावर से क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन जा रही है कहां पे, सैटेलाइट पर, इसे बोलेंगे अपलिंक। अपलिंक, तो अपलिंक बेसिकली क्या है, अपलिंक जो है उसकी आवृत्ति, अपलिंक आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसका प्रयोग पृथ्वी स्टेशन के ट्रांसमीटर से उपग्रह तक संकेतों के प्रसारण के लिए किया जाता है। दूसरा, अब यहां से जब ये इंफॉर्मेशन को संवर्धित कर देगा तो फिर ये इंफॉर्मेशन कहां आएगी, फिर आएगी कहां पे, इसे कहेंगे डाउनलिंक। डाउनलिंक क्या कहेंगे, इसे डाउनलिंक कहेंगे। तो डाउनलिंक क्या है, डाउनलिंक आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसका उपयोग उपग्रह से पृथ्वी के स्टेशन रिसीवर तक संकेतों के प्रसारण में किया जाता है। तो डाउनलिंक अपलिंक समझ में आया। ये जो डाउनलिंक और अपलिंक है ये बेसिकली ट्रांसपॉन्डर के थ्रू होते हैं। आपने अभी चंद्रयान 3 में सुना होगा कि वहाँ पे कितने, चंद्रयान 3 में भी सुना होगा, अभी आपने निसार के बारे में यहाँ पे एल बैंड का सुना, ठीक है। ये एल बैंड क्या होता है, एस बैंड क्या होता है, के यू बैंड क्या होता है, मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि डाउनलिंक और अपलिंक क्या होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस की बात करें तो बस इसका मुख्य केंद्रक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कंप्यूटर होते हैं और दूसरा इसमें ईंधन के लिए टैंक होते हैं और बैटरी भी इसमें स्थित होती है। आप बोल सकते हो कि यह आवश्यक डेटा सूचना, टेलीमेट्री या ऊर्जा प्रसार कर अंतरिक्ष यान को चालू रखता है कार्य करने के लिए। दूसरा है ट्रांसपॉन्डर। ट्रांसपॉन्डर जो है किसी भी उपग्रह में सबसे मुख्य भाग होता है। ये एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है बच्चे, जो ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर दोनों के रूप में काम करता है। यानी कि इंफॉर्मेशन को भेजने का भी काम कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन को वो रिसीव भी करता है, ठीक है। इसका उपयोग हम वायरलेस तरीके से विद्युत संकेतों को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। अब इसमें बहुत सारे रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो माइक्रोवेव के बारे में आपने सुना होगा, रेडियो फ्रिक्वेंसी के बारे में आपने सुना होगा, किया जाता है। और पृथ्वी की तरफ से भेजे गए संकेतों को प्राप्त करके उनमें वृद्धि करने के बाद वापस भेजते हैं। अच्छा, कभी कभी अगर आपके दिमाग में ये चीज़ अगर आई होगी, क्या सारे के सारे लोग अपने सैटेलाइट को प्रक्षेपित करते होंगे? नहीं, सैटेलाइट में कुछ ट्रांसपॉन्डर्स भी लगे जाते हैं, है ना। अगर आपके पास कोई रिसीवर बनाया है आपने और सिग्नल देने के लिए और सिग्नल प्राप्त करने के लिए कोई गैजेट बनाया है, तो किसी भी सैटेलाइट में वो क्लब हो सकते हैं,
क्लियर है? बहुत सारे जो डाटा प्रदान करती है, जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वो अपने ट्रांसपोंडर का भी यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसपोंडर के टाइप्स की बात करें तो ट्रांसपोंडर के कितने टाइप्स होते हैं? देखो, ट्रांसपोंडर की बात करें तो 3 प्रकार के ट्रांसपोंडर है। सबसे पहला जो ट्रांसपोंडर है उसे हम कहेंगे एस बैंड ट्रांसपोंडर। एस बैंड ट्रांसपोंडर में जो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है वो 2.5 से 2.7 गीगाहर्ट्ज इसमें यूज़ करते हैं, और इसका उपयोग दूरदर्शन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ किया जाता है। इट्स मीन कि एस बैंड ट्रांसपोंडर से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। दूसरा इससे थोड़ा एडवांस है जिसे हम कहते हैं सी बैंड ट्रांसपोंडर। इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो इसमें है 3.9 से लेकर 6.2 गीगाहर्ट्ज। हाँ, इसका उपयोग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अब आप जो भी यूज़ करते हो, इंटरनेट यूज़ करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं हम सी बैंड का यूज़ करते हैं। अब हमने क्या किया कि जो एस बैंड और सी बैंड दोनों है, इन दोनों को क्लब करके एक और बैंड हमने बनाया जिसका नाम है के बैंड। ये बैंड थोड़ा पावरफुल होता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 11 से लेकर 14.5 गीगाहर्ट्ज तक होती है, और इसका उपयोग हम डीटीएच में करते हैं। डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम, जो आप सबके घरों पे लगा है, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। टेलीशॉपिंग के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जो आप सभी अपना जो पेटीएम यूज़ करते हो, फ़ोन पे यूज़ करते हो, या फिर एटीएम मशीन यूज़ करते हो, ये सारे के सारे कौन से बैंड का यूज़ करते हैं? के बैंड का यूज़ करते हैं, है ना? के बैंड के बिना ये जो ऑनलाइन जो आज हम अपने दैनिक जीवन में इसका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो संभव नहीं होगी, क्योंकि आपके बैंक से, आपके फ़ोन से, आपके बैंक में जो आपकी जो अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, उन सब को बीच में क्लब करने के लिए कौन सा बैंड है? के बैंड है। तो आप समझ रहे हो कि सैटेलाइट कितना जरूरी है अपने दैनिक जीवन के लिए। आज हम जितने भी लोग हैं उन सभी की बात करें तो मुझे लगता है 70 to 80% लोग जो हैं वो सैटेलाइट से कनेक्ट हैं। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके टीवी हो, है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड सैटेलाइट्स। तो ये तो 3 प्रकार के हो गए। अब सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं तो कितने प्रकार के हैं? ये सैटेलाइट के कुछ मेन कंपोनेंट हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्या क्या होता है। अब देखो, हम जो सैटेलाइट है उनको 2 प्रकार में डिवाइड करेंगे बच्चे। 2 प्रकार के सैटेलाइट्स होते हैं। एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और दूसरा है टेलीकॉम सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ टेलीकॉम सैटेलाइट और जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उनमें क्या अंतर है? सबसे पहली बात तो देखो, जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की हम बात करें, इसे बोल सकते हो रिमोट सेंसिंग भी बोल सकते हो। रिमोट सेंसिंग, इसे हिंदी में बोल सकते हो सुदूर संवेदी। अभी इस सुदूर संवेदी सैटेलाइट की हम बात करें तो इसमें क्या खास बात है? सबसे पहले ये कहाँ हो सकते हैं इसको हम समझते हैं। देखो, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी में कितने पोल है आपको भी पता होगा, 2 पोल बोल सकते हो। ये हो गया साउथ पोल और ये हो गया आपके नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में अंतर क्या है? सर, अंतर इस बात का है कि यहाँ साउथ पोल में लोग नहीं रहते और नॉर्थ पोल में लोग रहते हैं। समझना मेरी बात को। ऑर्बिट्स की बात करें तो एक ऑर्बिट जो है वो साउथ पोल टू देखो, अब देखो, एक सैटेलाइट की बात करें तो एक ऑर्बिट आपकी होती है कौन सी? ये, ठीक है, इसे कहते हैं पोलर ऑर्बिट। यहां पर जो उपग्रह है, यहां पर जो सैटेलाइट है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो सैटेलाइट है वो पूरा का पूरा जो चक्कर पूरा करते हैं वो 90 मिनट में करते हैं। ये सैटेलाइट कितने मिनट में अपना पूरा चक्कर पूरा कर रहा है? ये जो यहाँ पे सैटेलाइट है ये 90 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। भाई पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी पूरा घूमने में 24 घंटे का टाइम लेती है।
जबकि ये सैटेलाइट नॉर्थ टू साउथ कितने 90 मिनट में पूरा कर रहा है। अच्छा, इसकी जो ऊंचाई की मैं बात करूं तो इसकी जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर से कम 2000 हो सकती है। देखो, मैंने ये क्लास में पहले भी आपको बताया है बच्चे कि ये जो है ये लियो है, ये लियो है, लो अर्थ ऑर्बिट है। तो अगर कोई सैटेलाइट 90 मिनट में अपना पूरा चक्कर पूरा कर रहा है और यहाँ पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर रही है, तो इट्स मीन्स कि ये सैटेलाइट जो है पृथ्वी के किसी भी हिस्से में 24 घंटे तक नहीं रहेगा। यानी कि वो किसी एक क्षेत्र में कई बार जो है आएगा जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पोलर ऑर्बिट है, यहाँ पर जो हम सैटेलाइट का यूज़ करेंगे, वो सैटेलाइट जो होगी वो कम्युनिकेशन के लिए नहीं होगी, संचार के लिए नहीं होगी। क्योंकि मान लो सैटेलाइट हमने यहाँ रख दिया तो यार एक बार दो कुछ समय के लिए अमेरिका पे है, कुछ समय के लिए यूरोप पे आ गया, कुछ समय के लिए रशिया पे है, तो कुछ समय के लिए इंडिया पे है। इस तरीके से एक जनरल आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। जैसे मेरे पास कुछ है नहीं, रिमोट नहीं तो बताता मैं, समझो ऐसे, ये समझ लो ये फ़ोन है। ये फ़ोन धीरे धीरे अपना इसको पृथ्वी मान लो, एक चक्कर पूरा कर रही है 24 घंटे में, जबकि यहाँ जो सैटेलाइट है वो कितने में 90 मिनट में अपना पूरा चक्कर पूरा कर रही है। तो क्या किसी भी पृथ्वी की एक जगह पर, किसी भी पार्ट पर क्या ये 24 घंटे ये सैटेलाइट रहेगी? नहीं रहेगी ना। और अगर 24 घंटे नहीं रहेगी तो कम्युनिकेशन कैसे संभव हो पाएगा? तो यहाँ पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो बेसिकली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भेजे जाते हैं, सुदूर संवेदी इन द सेंस कि हम दूर से बैठ करके ऑब्जर्वेशन करें। तो यहाँ पर जो बेसिक सैटेलाइट्स होते हैं वो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हो सकते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। और दूसरा क्या कर सकते हैं, इससे हम निगरानी भी कर सकते हैं। भाई अर्थ ऑब्जर्वेशन के अलावा यहाँ पर जो सैटेलाइट होंगे, किस पर, पोल पे जो होंगे, ध्रुवीय कक्षा पे जो होंगे, वहां पे क्या हो सकता है, निगरानी की जा सकती है, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की जा सकती है। समझेगा मेरी बात। इसके अलावा जो कृषि है, क्या हम कृषि के क्षेत्र में भी काम नहीं कर सकते? कितने बीघा में फसल उगी है, क्या है, ठीक है, जंगल की जो आग है वो कितनी फैल रही है, बाढ़ क्या है, या इसके अलावा इसके कुछ और अच्छी चीज़ें भी हैं कि मान लो हमें ग्राम पंचायत बनानी है, ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो होगा वो यहाँ पर जो सैटेलाइट होंगे, जो ध्रुवीय कक्षा में होंगे, उसे कर सकते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को कर सकते हैं। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब कि सर हम इसे मौसम संबंधी जलवायु परिवर्तन, ठीक है, इसके अलावा कृषि संबंधी जो कार्य है वो कहाँ से किया जा सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो सैटेलाइट जो है, यहाँ पर जो सैटेलाइट को लेके जाएगा, यानी कि यहाँ से अगर हम सैटेलाइट को यहाँ भेजें तो ये हम भेजेंगे किससे, PSLV से। तो गाइस ये देखो, पहले वाली क्लास में भी एक बार आके थोड़ा सा देख लेना। यहाँ हालांकि यहाँ मैंने ज़्यादा डिस्कस किया है, वहाँ नहीं करी है, बट PSLV जो है वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल इसे कहते हैं हम, है ना। PSLV की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेके जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट केवल ध्रुवीय कक्षा में होगा। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम सैटेलाइट की बात करते हैं, एक बार हम उससे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक पृथ्वी का मैंने एक यहां बना लिया, ये सेगमेंट, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये आपका इक्वेटर है, ये आपका इक्वेटर है। तो यहां से ये जो इक्वेटर की बात करें तो यहां से इस तरीके से एक और ऑर्बिट है, ठीक है। बट इसकी जो दूरी है यहां से यहां तक वो 36,000 किलोमीटर है। कितनी? 36,000 किलोमीटर है। समझो मेरी बात को। अब 36,000 किलोमीटर है तो यहां पर जो उपग्रह होगा बच्चा, वो होगा क्या, इसे आप जियो बोल लो या इसे हियो बोल दो। यहां से लेकर ये हो गया आपका साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। तो इसकी जो दूरी आप यहां से दूरी बोल रहे हो, आप इसे जियो बोल सकते हो या आप इसे हियो बोल सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली ये स्थिर है, आप इसको बोल सकते हो। ये कक्षा जो है स्थिर है। जबकि अगर मैं किसकी बात करूं,
लियो की बात करता, ये अस्थिर है। समझना मेरी बात को, स्थिर इन द सेंस अस्थिर मतलब कि ये कक्षा जो है लगातार यहाँ सैटेलाइट जो होगी वो चौबीसों घंटा जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष नहीं होगी, इसकी अपनी होगी यहाँ पे। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये बिल्कुल जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है ठीक उसी तरीके से ये सैटेलाइट भी है ना चौबीसों घंटा घूमेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस सैटेलाइट जैसे मान लो कि ये हमारा ये सेगमेंट जो है वो हमारे भारत का है, तो अगर 36,000 किलोमीटर दूर अगर कोई सैटेलाइट होगी तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे 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 ये सैटेलाइट भी घूमेगी। यहाँ समझ में आ गया? इसका मतलब सर यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट को रखते हैं तो उसकी इमेज जो होगी, उसकी जो कैचिंग पावर होगी, वो आप बोल सकते हो सर कि मान लो ये सैटेलाइट है, मान लो कि ये सैटेलाइट अगर इतनी दूर है तो वो फिक्स रहेगा। तो जो हमारा DTH है, डायरेक्ट टू होम है, उसका सैटेलाइट भारत के दक्षिण में लगा हुआ है। कहाँ पर? भारत के दक्षिण में। इसलिए जो इंडिया है, इंडिया के जितने भी डिस एंटीनाज होते हैं उन सबका फेस कहाँ होगा? देखना तुम दक्षिण में होगा। तो यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या है, आपको मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, पहली बात ध्यान रखना कि क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी हम यहाँ पर भेज सकते हैं? हाँ जी सर, आप भेज सकते हो यहाँ पे। बट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होगी, टेलीकॉम सैटेलाइट जो होगी, पोलर ऑर्बिट में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इसका रीजन। और यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन इसलिए क्योंकि मान लो कि हमें क्या करना है, पृथ्वी पर देखना है कि भाई जलवायु परिवर्तन कैसे कैसे हो रहा है, हमें 1 महीने पहले की इंफॉर्मेशन देनी है आपको जलवायु की या मौसम संबंधी, इजिली मिल जाएगी भाई। इससे तो आपको तुरंत मिलेगी कि भाई अभी अभी शाम में क्या स्थिति होने वाली है, बारिश होगी नहीं होगी, ये इस सैटेलाइट से मिल जाएगा। बट अगर आप 2-3 महीने बाद का देखना चाहते हो कि 2-3 महीने बाद बारिश होगी या नहीं होगी, तो तब वहाँ पे आपको जो कि इतनी दूर पे जो सैटेलाइट होंगे वो हो सकती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि सैटेलाइट बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं। एक हो गया अर्थ ऑब्जर्वेशन, अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, ओजोन क्षरण हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो महासागर की लंबाई देखनी हो, चाहे वो पर्वत पठार की ऊंचाई देखनी हो, ये सब के सब कहाँ से? यहाँ से कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन, संचार, जो आप मुझे आज देख रहे हो, अगर आप मेरी क्लास अभी जो देख रहे हो, आप अपने इंटरनेट से देख रहे हो, है ना, इंटरनेट किससे कनेक्ट है? सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो कौन सा सैटेलाइट? वो यहाँ से सैटेलाइट है। तो आपको समझ में आ गया। हाँ, अगर आप GPS की बात करते हो, अगर हमारे नेविगेशन सैटेलाइट की बात करते हो, तो नेविगेशन सैटेलाइट जो हमारा है, ऐसा हम पूरे विश्व की बात करें तो जो क्षेत्रीय नेविगेशन है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, वो हमारे भारत का सबसे 1 नंबर है। उसमें जो है कुछ आपके जाकर के जो सैटेलाइट है पोल पे भी है, और कुछ आपके जाकर के सैटेलाइट जो है वो आपके इक्वेटर पे भी है, 36,000 किलोमीटर दूर भी है। तो यहाँ तक आपका मामला पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि सैटेलाइट के टाइप कितने होते हैं। एक बार इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो पता ही होगा, यहाँ मैंने बताया ही कि अगर यहाँ तक अगर सैटेलाइट को पहुँचाना हो तो जो व्हीकल का यूज़ करेंगे हम यहाँ तक सैटेलाइट को पहुँचाने में कौन व्हीकल? GSLV का यूज़ होगा। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो चलिए एक बार हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में, कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ना, उसमें क्या क्या है, कब कब हमने इसको देखा। तो पहला है कि इन उपग्रहों के डेटा का उपयोग कृषि, जल संसाधन, शहरी नियोजन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वानिकी, महासागर संसाधन और आपदा प्रबंधन को कवर करने वाले कई अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे निगरानी भी क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। और भारत की बात करें तो 1988 में IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बोल सकते हो, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है, की शुरुआत करते हुए इसरो ने कई रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किए हैं। और आज भारत जो है सुदूर संवेदन यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का एक सबसे बड़ा समूह है वो प्रचालन में है। तो अभी के जो लेटेस्ट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फिलहाल अभी कुछ सालों में लॉन्च हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 10 फरवरी 2023 को EOS-07, यही आपको देखना है
क्योंकि जो करंट के जो न्यूज़ हैं उसको देखना है आपको, ठीक है। इसमें जो लॉन्च टाइप था वो क्या था, SSLV D2 EOS मिशन नाम इसे दिया गया था, और ये क्या है आपका जाके अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। दूसरा है EOS, ये कब हुआ था, नवंबर 26 2022 को PSLV C54 से EOS 6 मिशन। देखो ये जो आप देख रहे हो लॉन्च व्हीकल, ये मैंने भारत के महत्वपूर्ण लॉन्च व्हीकल की वीडियो बनाई है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको। उसके बाद है इंडिया भूटान सेट, नवंबर 26 2022 में, EOS 4 14 फरवरी 2022 में, ठीक है। इसे PSLV C52 के द्वारा या EOS मिशन भी बोला। EOS 3 ये है अगस्त 12 2021 में, है ना। GSLV F10 के द्वारा भेजा गया था EOS, ये है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, देखो मैंने बताया है, ठीक है। ये वाला मिशन जो है वो फेल हो गया था। देखो समझना मेरी बात को बच्चे, ये क्या है GTO, ये GSLV है। GSLV जो है वहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था कि GSLV हमारे हैवी सैटेलाइट को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि PSLV जो है हैवी सैटेलाइट को नहीं ले जा सकता। हालांकि भारत अभी भी क्या कर रहा है कि अपने हैवी सैटेलाइट को वो रसिया और अमेरिका के रॉकेट से जो है वो प्रक्षेपित करता है। हमारे पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 36,000 किलोमीटर दूर 10 टन के सैटेलाइट को प्रक्षेपित कर लें। हाँ, हम 10 टन के सैटेलाइट को कहाँ प्रक्षेपित कर सकते हैं, पोलर ऑर्बिट में तो डाल सकते हैं, लेकिन 36,000 किलोमीटर तक जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं, थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। लेकिन इन फ्यूचर हम ज़रूर इस जो डिस्टेंस है उसको भी हम कवर कर लेंगे। हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जाकर के टेलीकॉम सैटेलाइट के बारे में। टेलीकॉम सैटेलाइट बेसिकली क्या है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, इनसेट 1B, इसका पूरा नाम देखो, इनसे का इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। देखो मैंने आपको बताया है, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि पहले अब जो है भारत, पहले ये जो आप इनसेट 1 का मतलब हो गया फर्स्ट जनरेशन, 2 का हो गया सेकेंड जनरेशन, 3 का हो गया थर्ड जनरेशन, 4th का मतलब 4th जनरेशन। लेकिन भारत अब ये जो इनसेट सीरीज की श्रृंखला है उसको GSLV के नाम से लॉन्च करता है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो इनसेट 1B के साथ 1983 में संचार उपग्रह की शुरुआत हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसको हम इनसेट बोलते हैं, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये एशिया प्रांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है, ठीक है। दूसरा, इनसेट प्रणाली की हम बात करें, अभी हमने 5 मिनट पहले इसी को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया कि ये प्रणाली दूर संचार, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टेलीविजन प्रसारण, उपग्रह समाचार, सैटेलाइट न्यूज़, सामाजिक अनुप्रयोग जैसे मौसम पूर्वानुमान, आपदा चेतावनी और खोज और बचाव कार्य के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है। थोड़ा सा इसे ध्यान दीजिएगा, जो अभी हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया। कम्युनिकेशन सैटेलाइट कितनी दूर है, 36,000 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर, HEO, हाई अर्थ ऑर्बिट, या फिर GEO में। क्लियर है। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम बात करें तो साउथ पोल पे तो लोग नहीं रहते, नॉर्थ पोल पे लोग रहते हैं, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो वहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण कुछ वेधशालाएं हैं, तो वहाँ पर भी तो कम्युनिकेशन होना जरूरी है वहाँ के लोगों के लिए। तो किस ऑर्बिट में हम वहाँ उपग्रह को प्रक्षेपित करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप नहीं बता पाए तो आप ये कमेंट जरूर करना कि सर हमें नहीं पता, ताकि मैं अगली जो वीडियो हो उसमें ये बात क्लियर कर लूँ। देखो अब यहाँ पर इस सैटेलाइट से हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या कर सकते हैं सर, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब आप जो फ़ोन वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है, वीसैट कनेक्टिविटी जो होती है वो सब के सब इसी सैटेलाइट से होती है। आज आप अपने परिजनों को जो फ़ोन पे बात करते हो वो इसी की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है सर, डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में टेली हेल्थ है। टेली हेल्थ, आज जितने भी लोग आप सभी हो वो क्या कर रहे हो कि भाई अब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने फ़ोन में बैठ के पैथोलॉजी से अपना टेस्ट बुक कर लेते हो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इंडिया में बैठे हो और आपको कोई अच्छा डॉक्टर अमेरिका में मिल रहा है, आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, उनसे आप सलाह ले सकते हो। यानी कि
ऐसी कंडीशन में जब आप नहीं जा पाओ कहीं, या फिर आपको कोई और अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, मान लो आप दिल्ली की, आप इंडिया की बात करते हैं, कोई दिल्ली में एम्स का डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा है, उसकी प्रैक्टिस है, वो ऑनलाइन आपको देख रहा है, और आप बैठे हो किसी यूपी की किसी छोटे से शहर में, तो आप उतनी दूर जाओगे केवल दिखाने के लिए। भाई फीस तो डॉक्टर साहब की कितनी है, 1,000 रुपये, लेकिन जाने आने में 1,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। पता चला डॉक्टर ने बोला सब सही है, तो आपका पैसा भी लग, ऐसा लगता है कि पैसा बर्बाद हो गया, हालांकि ध्यान रखना ऐसा नहीं होता। तो हम टेली हेल्थ से क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। टेली एजुकेशन देखो आपके लिए ये सबसे अच्छा उदाहरण है। आज मैं एक छोटे से कमरे में एक कैमरे के सामने और एक स्मार्ट बोर्ड के सामने क्या कर रहा हूँ, इस लेक्चर को ले रहा हूँ, लेकिन इस लेक्चर को आप भारत के किस किस कोने से देख रहे होगे, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक बार कमेंट करके भी जरूर बताना कि आप कहाँ कहाँ से हो। इसके अलावा इमरजेंसी कम्युनिकेशन, देखो आप सभी के फ़ोन में, हालांकि भारत में या कुछ ही राज्यों में ये सुविधा है, अगर आप अपने फ़ोन में जो आपका ऑन ऑफ बटन है इसको 3 बार टिपते हो तो एक कॉल लग जाती है, इमरजेंसी कॉल लग जाती है। अगर आपने देखा हो कई बार आपसे कॉल लग गई है ना, देखो मैंने 3 बार 4 बार टिपा, यहाँ पे आ गया इमरजेंसी नंबर 112। हालांकि ये 112 जो है वो अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं भी होगा तो भी लगेगा। हालांकि भारत में ये सुविधा थोड़ी से भी कहीं कहीं में है, क्योंकि यहाँ तो अपने आप ही लग जाता है फ़ोन, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अदर में मोबाइल सैटेलाइट सर्विस। मोबाइल सैटेलाइट सर्विस का मतलब आप बोल सकते हो आज आप ओला, उबर, ये सारे के सारे कर रहे हो, किससे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू, सर्च एंड रेस्क्यू में है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से ही इंफॉर्मेशन सेंड हो सकती है। उसके बाद सैटेलाइट नेविगेशन हो गया, आपके जो भी जो आर्मी वाले हैं या एयरफोर्स वाले हैं वो इधर से उधर कैसे जाते हैं, उनके पास अपना एक अलग सा जीपीएस पे डेटा होता है, आपने देखा होगा या कई मूवीज़ में देखा होगा आपने। इसके अलावा है ना, मौसम संबंधी बीमारी में भी है ना, डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म, डिजास्टर वार्निंग देने के लिए है ना, ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, डायरेक्ट टू होम में, टीवी और रेडियो नेटवर्किंग में। इसके अलावा भी जो है इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर, जैसे मान लो पंचायत है, पंचायत में क्या है, 2 ब्लॉक को अलग अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जगह पर आप जैसे मान लो उत्तराखंड और यूपी अलग हुआ, तो उसकी जो बॉर्डर है वो कैसे डिसाइड होगी, वो हम सैटेलाइट के द्वारा कर सकते हैं। क्लियर है, पानी कहाँ पे है कहाँ नहीं है हम ये कर सकते हैं। मछली महासागर में सबसे ज़्यादा कहाँ है कहाँ नहीं है ये हम पता कर सकते हैं, और ये जब पता हम लगा ले तो जो मछुआरे हैं जो बड़े बड़े, उनको बता दिया जाए कि देखो इतनी इतनी जगह पर है ना मछलियाँ आपको ज़्यादा मिलेगी, तो आराम से वो अपने नाव में या अपने शिप में क्या करेंगे, वो जीपीएस ऐड करेंगे, वहाँ जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा मछली ले सकते हैं। और इसके अलावा और भी, जैसे नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में बात करें, आपको पता होगा जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे जो समुद्र है, हमारे कई मछुआरे गलती से कहाँ चल जा रहे थे, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बॉर्डर में चले जा रहे थे, और पाकिस्तान के लोग उन्हें पकड़ करके अंदर रख लेते। तो ऐसा नहीं कि वही अगर पाकिस्तान के मछुआरे भी अगर हमारे इलाके में आए तो हम भी उनको पकड़ लेते, कहीं आतंकवादी तो ना हो, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियाँ इसी तरीके से होती है। लेकिन आज हमने क्या किया कि जितने भी मछुआरे हैं उन सबके नाव में जीपीएस सेट कर दिया। अब जैसे ही वो हमारी जो समुद्री सीमा है उससे आगे जाते हैं, उनके नाव में जो है एक बजर होता है, वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, तब उन्हें पता चल जाता है कि हाँ हम दूसरे के एरिया में जाने वाले हैं, और वो भारतीय जो नाविक है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बोल सकते हो, ठीक है। और टीवी ऑडिट, तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का है। तो अब भारत में कौन कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट फिलहाल है, एक बार उसको देख लेते हैं। जो अभी रिसेंट का है बच्चे, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। जैसे जीसैट जो है वो जीसैट 20 जून 24 2022 को लॉन्च हुआ था। CMS-101 ये क्या है आपका, दिसंबर 17 2020 को हुआ। PSLV C50 CMS कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उसके बाद GSAT 30 17 जनवरी 2020 को हुआ था। देखो ये अरीन 5 से है, अरीन 5 VA251 है। ध्यान दीजिएगा ये हमारा लॉन्चिंग व्हीकल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि हैवी सैटेलाइट को हम अभी भी वहाँ तक प्रक्षेपित करने में सक्षम नहीं है। GSAT 31 फरवरी 6, और ये भी अरीन 5 के द्वारा। तो भारत बहुत जल्द 36,000 किलोमीटर दूर जाने में भी है ना कैपेबल होगा, ऐसा
होना चाहिए, है कि नहीं। आप सभी जो है इसरो के लिए शुभकामनाएं जरूर लिखेंगे। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं। देखो ये सैटेलाइट तो दो मेन थे, कुछ एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है, जैसे आप ये बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस का पता करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आप बोल सकते हो कि एजुकेशन सेट में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इनसेट INS-2D फरवरी 14, 2022 को प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। ये PSLV 52 EOS 04 मिशन से लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया, एक्सपेरिमेंटल था। उसके बाद INS-1C, ठीक है, ये जनवरी 12, 2018 को PSLV C40 कार्टोसैट 2 को लेके गया था। कार्टोसैट जो है वो बेसिकली क्या है, एक ऐसा उपग्रह है, ठीक है, जो आपके जो पर्वत पठार है उसकी ऊंचाइयों या वहाँ पर नज़र रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। INS-1A फरवरी 15, 2017 PSLV C37 कार्टोसैट श्रृंखला 2 के सेटेलाइट को, ये बेसिकली क्या था, ये आप बोल सकते हो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में SSP पे भेजा गया था। ये ऑर्बिट्स है एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद INS-1B है ना, 15 फरवरी 2017 को भेजा गया था PSLV C37 के द्वारा, ये भी कार्टोसैट। तो ये सारे के सारे सैटेलाइट कौन से हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट हैं। चलिए दूसरा सैटेलाइट कौन सा है, दूसरा सैटेलाइट जो है वो है स्मॉल सैटेलाइट। सबसे छोटे उपग्रह भी भारत ने प्रक्षेपित किए हैं, हालांकि इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है। ये कितने हैं, इसकी संख्या 2 ही है, ठीक है। एक है आपका जाकर के माइक्रोसैट, ये जैन 12, 2018 को PSLV C40 के द्वारा कार्टोसैट सीरीज 2 भी भेजा गया था। ये भी बेसिकली एक्सपेरिमेंटल था, ठीक है, बट छोटा सा था। उसके बाद यूथ सेट 20 अप्रैल 2011 को PSLV C16 रिसोर्स सेट के द्वारा भेजा गया था। ये एक स्टूडेंट सेटेलाइट था, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेटेलाइट जो है वो भेजे गए हैं आपका जाकर एकेडमिक बोल लो या फिर स्टूडेंट के लिए बोल दो, है ना। अब इसमें कौन कौन से हैं एक बार उसको देख लेते हैं, है ना। जो स्वयं और आपका जो स्वयं और जो सत्यभामा है, ये कॉलेज के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया था, विद्यार्थियों के द्वारा जो है इस सैटेलाइट को बनाया गया था। ये ग्रीन हाउस गैस को पता करने के लिए ये मिशन था, ठीक है। ये जून 22, 2016 को भेजा गया था PSLV C34 के द्वारा, है ना। इसमें कार्टोसैट 2 सीरीज के भी उपग्रह में इसमें था। उसके बाद पिटसैट, ये 26 सितंबर 2016 को भेजा गया था PSLV C35 के द्वारा, ठीक है। प्रथम सितंबर 2016 को भेजा गया था PSLV C35 के द्वारा, ठीक है ना। न्यूसेट ये 23 जनवरी 2017 को भेजा गया था PSLV C38 के द्वारा। कलाम सेट ये 24 जनवरी 2019 को भेजा गया था PSLV C44 के द्वारा। सतीश धवन सेट ये फरवरी 28, 2021 को भेजा गया था PSLV C55 अमेजोनिया। देखो यहाँ पे इसको हमने अमेजोनिया भी नाम दिया। उसके बाद यूनिटी सेट ये फरवरी 28, 2021 को भेजा गया था PSLV C51 के द्वारा। और उसके बाद इंस्पायर सेट ये भी 14 फरवरी 2022 को भेजा गया था PSLV C52 EOS 4 मिशन के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये सब जो है डेट जो है ना, क्या वो याद रखनी पड़ेगी क्या, पुरानी भी। देखो अगर UPSC की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि वो कभी करंट को आज से कुछ साल पहले के जो कुछ इवेंट्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर देता है। जैसे अभी हाल ही में एक पेपर हुआ UPPCS में, UPPCS नहीं, RO का पेपर। देखो उसमें बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था कि मंगलयान मिशन कब हुआ था। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा था कि वरना मंगलयान मिशन कब हुआ और आज क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो सैटेलाइट्स है, क्योंकि ज़्यादा सैटेलाइट तो है नहीं, ज़्यादा लॉन्चिंग व्हीकल तो है नहीं, तो इनसे वो क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है। तो ये इस सीरीज़ की तीसरी क्लास थी और ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के सीरीज़ को हम यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट सीरीज़ में हम कुछ डिजीज़ की बात करेंगे जो आपके पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।